जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेट लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सूचनाएं देना चाहता हूं। मैं आपको इस चैनल पर जो भी अभ्यर्थी, जो भी शिक्षकगण तैयारी करते हैं, जो बीपीएससी का जो 7 फेज का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि मैं आपको यहाँ इस चैनल पर, जो गेंजेट लर्निंग प्लेटफॉर्म चैनल है, यहाँ पर मैं बीटीसी और एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित जितने सारे प्रश्न होंगे वो मैं आपको इस चैनल पर कराऊंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, इस परिवार से जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। और मेरा मेन जो मोटो होगा कि इस बार जो 2 मंथ में, केवल आपके पास 2 मंथ या 2.5 मंथ लगभग है, इसी में आपको अच्छे तरीका से तैयारी करना होगा, रणनीति अपनाना होगा। तो मैं अपना रणनीति अपना लिया हूं कि जिससे मैं यहाँ पे आपको अच्छे जो बीटीएससी के द्वारा और एनसीईआरटी के जो प्रश्न है, जैसे क्लास 1 से लेकर क्लास 1 में तो इतिहास उतना जीके जीएस नहीं होता है, लेकिन क्लास 5, जो क्लास 5 से लेकर 12 तक जितने सारे प्रश्न होंगे मैं आपको इस चैनल पर कराऊंगा। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा और इस चैनल पर विजिट किए हैं तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका स्नेह, आपका प्यार बस हमारे लिए यही है कि आप इस चैनल पर बने रहिए और जितना हो सके आप एक दूसरे मित्र, साथी, भाई बहन के पास शेयर जरूर कीजिए। मेरा यही आपसे शुभकामनाएं हैं। और आपसे यही एक बात और मैं कहूँगा कि आप लोग इस चैनल पर जुड़े हैं, ये हमें बहुत खुशी है। तो आइए हम लोग प्रश्नों को अपना स्टार्ट करते हैं। और साथियों, कल मेरा रात को तबीयत खराब हो गया था, जिसके वजह से मैं जो है किसी तरह आप लोग के लिए जो है असाइनमेंट तैयार किए हैं और क्लास ले रहे हैं। तो बस यही आपकी दुआ है। तो आइए प्रश्न 1 पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 बहुत मुख्य प्रश्न है। कह रहा है एक प्रश्न है कि 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई थी? तो यहाँ पे अली बर्दी खान, हैबत जंग, शौकत जंग और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जितने सारे मैं प्रश्नों को कराता हूँ उसमें आपको विस्तार से बताने का चेष्टा करता हूँ। सारे चीज विस्तार से बताते हैं, चित्रात्मक तरीके से बताते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे ए विकल्प जो हो रहा है ये सही हो रहा है कि जो 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुआ था, तो अलबर्दी खान। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये मध्यकालीन बिहार है, ये भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। तो उस समय जो है अलबर्दी खान जो है एक उप नवाब था, जिनकी हत्या जो है 1748 ईस्वी में हुआ था। और ये जो अलबर्दी खान था, ये किसको हराया था? तो इसको भी आपको याद करना होगा, अफगान को हराया था। किसको हराया था? अफगान को हराया था 1748 में। रानी सराय की लड़ाई, किसकी लड़ाई? रानी सराय की लड़ाई। रानी सराय की लड़ाई में अलबर्दी खान जो था वह अफगानों को हराया था। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं दूसरा। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न कर रहा है कि मौर्य साम्राज्य के समय में बिहार का नाम क्या था? आर्यावर्त था, ब्राजदान था, मगध था कि काशी था? तो मौर्य साम्राज्य के समय में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी हो रहा है ये सही हो रहा है, मगध था। यह ध्यान देना होगा आप सभी साथियों का कि जो मौर्य साम्राज्य के समय बिहार का नाम जो था क्या था? मगध था। और मैं कितना बार भी जितने सारे क्लास लिए हैं उसमें मगध की राजधानी जरूर आप लोग को बताए हैं। मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी राजगृह थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी राजगृह थी। और ये जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। ठीक है, इसके बाद आइए प्रश्न आते हैं तीसरा नंबर प्रश्नों को देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न लाए हैं। तीसरा जो प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, नालंदा में हुआ था कि मुजफ्फरपुर में हुआ था? ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है कि जो महावीर स्वामी थे उनका जो जन्म हुआ था वैशाली जिले में हुआ था। आप उनका फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है महावीर स्वामी है। ठीक है, इसके बारे में कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, आप लोग जरूर सुनिएगा। जो महावीर स्वामी हैं इनका जो जन्म है, महावीर स्वामी का जन्म 599 वर्ष पहले जो है वैशाली जिले में हुआ था। ये जो थे, हाँ ठीक है,
वैशाली जिले में हुआ था। और क्षत्रिय राजा जो था एक सिद्धार्थ और रानी त्रिशाला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। तो वैशाली जिला जरूर आप याद कीजिएगा 599 वर्ष से पहले हुआ था। आगे देखिए चौथा प्रश्न। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न कर रहा है कि वैदिक संस्कृत के अनुसार कौन सा युग महत्वपूर्ण था जब बिहार में धर्म और संस्कृति का विस्तार हुआ था। तो यहाँ पे मौर्य युग, बी में गुप्त युग, सी में महाजनपद युग और डी में वैदिक युग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो रहा है ये सही हो रहा है। इस प्रश्न के हिसाब से जो चौथा नंबर विकल्प है ये सही है, वैदिक युग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से तो यहाँ पे चित्र नहीं दिखाई दे रहा होगा, धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वैदिक युग का जो है चित्र है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो डी ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है, क्योंकि यह जो काल होता है उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ये जो काल होता है उत्तर वैदिक काल माना जाता है, ठीक है, वैदिक काल को। और बिहार में आर्यीकरण इसी काल से प्रारंभ हुआ था। और वैदिक काल में एक प्रश्न और भी पूछा जाता है यहाँ से कि वैदिक काल में बिहार का क्या नाम था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जरूर आप याद कीजिएगा कि वैदिक काल में बिहार का जो नाम था, वैदिक काल में बिहार का जो नाम था वह प्राच्य था। क्या था साथियों? तो वह प्राच्य या कह सकते हैं पूर्वी प्रदेश था। वैदिक काल में पूर्वी प्रदेश था। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। थोड़ा सा तबीयत खराब है, तब भी मैं आपके लिए जो है ये लेक्चर बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग सब्र बनाइएगा। आगे देखिए प्रश्न 5 पे आते हैं। यहां पे जो प्रश्न 5 का है कि प्रथम अंग्रेजी शिक्षक बिहार में किस जगह पर आए थे। प्रथम जो अंग्रेजी शिक्षक थे वह बिहार में किस जगह पर आए थे? पाटलिपुत्र में आए थे, बी में गया में आए थे, सी में मुजफ्फरपुर में और डी में पटना में आए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है कि जो प्रथम अंग्रेजी जो शिक्षक थे वह बिहार में गया जिले है वहां पे सबसे पहले आए थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ये भी प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में जो प्रथम शिक्षक था अंग्रेजी शिक्षक वो कौन था। तो उसका जो नाम है राल्च पिच। जरूर याद कीजिएगा इसका नाम राल्च पिच। ये जो है ये प्रथम बार अंग्रेजी शिक्षक जो है यह बिहार में आया था, राल्च पिच। ओके, यह पहला अंग्रेज था। और 1585 से लेकर 1587 तक के बीच यह भारत आया था। 1585 और 1587 के बीच यह भारत आया था। और इसके अलावा यह बिहार आने वाला विदेशी यात्रियों में कह सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे हैं, जैसे एडवर्ड टेरी हो जाएगा, मैंड्रिक हो जाएगा, जॉन मार्शल हो जाएंगे, पीटर मुंडी, मनुची, ये सब जो है महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 6 नंबर। यहाँ पे जो 6 प्रश्न कर रहा है कि बिहार का जो इतिहास है कौन सी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। बिहार का जो इतिहास है कौन सी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि मौर्य समाज, बी कह रहा है कि वारसेय संस्कृति, सी कह रहा है कि महाजनपद और डी कह रहा है कि वैशाली संस्कृति। तो जो बिहार का इतिहास है वह महाजनपद, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो रहा है, महाजनपद सभ्यता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो प्राचीन बिहार का मुख्य जो जनपद है वह क्या है? मगध है। क्या है दोस्तों? मगध है। कह सकते हैं अंग जो है वैशाली है और मिथिला जो है भारतीय संस्कृति है और सभ्यता की विशिष्ट जो है आधारशिला है वह क्या है? महाजनपद है। ओके, तो जरूर आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनिएगा और याद करिएगा, क्योंकि बिहार जो है भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर पूर्वी मतलब भाग में स्थित है और ये इसकी राजधानी पटना है। बिहार के पहले प्राचीन इतिहास में इसे मगध के नाम से जाना जाता था। बिहार को पहले हम लोग मगध के नाम से जानते हैं। और यह जनसंख्या के दृष्टि में भारत का तीसरा बड़ा प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि में बात करें तो ये भारत का तीसरा बड़ा प्रदेश है। तीसरा बड़ा क्या है? प्रदेश है। इस चीज को आप जरूर याद करते चलिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्या है? बराहा राज्य है। ओके, इतना सारा मैं आप लोग को बता दिए। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 7 नंबर। यहाँ पे जो प्रश्न 7 का रहा है कि बिहार में पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी,
मुजफ्फरपुर थी, वैशाली थी कि गया थी? तो पाल वंश की बोला है। तो बिहार में जो पाल वंश की राजधानी थी पहले यह मुंगेर थी, क्योंकि मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया गया था। पाल वंश जो था सबसे पहले बिहार में अपना मुंगेर जो जिला है वहां पे उसने राजधानी अपना एकत्रित किया था, बनाया था। तो उसके शासनकाल में दक्षिण पूर्व एशिया के जितने भी सारे मैत्रीपूर्ण थे वह इससे संबंधित थे। तो मुंगेर जिला यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखिए प्रश्न 8 आ रहे हैं। 8 जो प्रश्न कर रहा है कि बिहार में मुसलमान कब आया था। बहुत अच्छा ये प्रश्न है। 12वीं शताब्दी में कि 13वीं शताब्दी में कि 14वीं शताब्दी में कि 15वीं शताब्दी में बिहार में मुसलमान कब आए थे। बहुत अच्छा ये प्रश्न हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी ये सही होगा। मुसलमान की बात किया है साथियों, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। 13वीं शताब्दी में जो था यहाँ पे बिहार में सबसे पहले मुसलमान आए थे। माफ कीजिएगा साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए बोले थे कि तबीयत थोड़ा सा खराब है। 13वीं शताब्दी ना होकर यहाँ पे 14वीं शताब्दी होना चाहिए, क्योंकि बिहार में मुसलमान जब आए थे उन लोगों का बड़े पैमाने पर आगमन हुआ था 14वीं शताब्दी में। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान हट गया। तो 14वीं शताब्दी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, जब अफगान व्यापारी और सूफी संत योद्धा जो था वह दक्षिणी बिहार में के मैदानों के इलाकों में बस गए थे और वहाँ से स्थानीय आबादी के बीच इस्लाम का जो है प्रसार करते हुए कृषि उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को उस सब जितने सारे मुसलमान थे वह उसने आगे बढ़ाया था। जो 14वीं शताब्दी याद करना होगा आप लोग को कि बिहार में मुसलमान का जो आगमन हुआ था 14वीं शताब्दी में हुआ था। अब यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि ये तो बिहार की बात हो गया। चलिए आपको बिहार के बारे में अच्छा से जानकारी हो गया। अगर यहीं पर प्रश्न कह देगा कि बताइए साथियों कि भारत में जो मुसलमान का आगमन कब हुआ था, तो भारत में जो मुसलमान का मतलब इस्लाम धर्म का जो आगमन हुआ था वह 7वीं शताब्दी में आए थे। कब आए थे? तो 7वीं शताब्दी में आए थे और इस्लामी सभ्य व्यक्तियों ने भारत आते हुए भारत की मूल संस्कृति में अपना बहुत योगदान दिया था। ओके, 14वीं शताब्दी आप जरूर याद कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये मुसलमान है। तो सभी मुसलमान भाइयों को जो है प्रणाम है। हम तो सभी साथी मित्रगण हमारे एक समान है, एक परिवार के भांति यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो सभी एक हैं। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 9। यहाँ पे जो प्रश्न 9 कर है कि बिहार में विजयनगर साम्राज्य के समय कौन सा शासक राज्य करता था। बहुत अच्छा प्रश्न ये है कि विजयनगर साम्राज्य का जिक्र किया गया है इस प्रश्न में कि बिहार में विजयनगर साम्राज्य के समय कौन सा शासक राज्य करता था। पृथ्वीराज चौहान, राजा भोज, राजा हर्षवर्धन और राजा बलाल सेन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, राजा हर्षवर्धन, क्योंकि यहाँ पे राजा हर्षवर्धन था। यह विजयनगर साम्राज्य के कौन से शासक राज्य करता था बिहार में? तो राजा हर्षवर्धन। ओके, यहाँ से देखिए साथियों कहीं कहीं ऑप्शन में यहाँ पे कुछ दे देता है, राजा हर्षवर्धन के जगह पर कृष्ण देव राय भी दे देता है। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं कंफ्यूजन डाल देते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस वंश का जो सबसे शासक माना जाता था कृष्णदेव राय, ये समुच्चय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक हुआ था। कौन सा? कृष्णदेव राय। ओके, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया विजयनगर साम्राज्य के समय कौन सा शासक राज्य करता था, तो राजा हर्षवर्धन था। यह कृष्णदेव राय था, ये पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक हुआ था। इसके बाद देखिए प्रश्न 10 जो प्रश्न कर रहा है कि 1936 में पटना में आयोजित बिहार राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद यूनिस। बी कर रहा है कि राम दयालु सिंह। यहाँ पे सी कर रहा है कि प्रो अब्दुल बारी और डी में श्री कृष्ण सिंह। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राम दयालु सिंह। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है, राम दयालु सिंह, क्योंकि 1936 में पटना में आयोजित बिहार राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता जो किए थे राम दयालु सिंह किए थे। इसके बाद देखिए प्रश्न 11 यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि बिहार की सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है? बांकी सरोवर
ये आप फर्स्ट बार नाम सुन रहे होंगे। बी ऑप्शन नालंदा सरोवर, सी ऑप्शन गिरियाक और डी ऑप्शन कांवर झील। तो सबसे प्रसिद्ध झील बोला गया है तो आपके दिमाग में इस प्रश्न का आंसर जरूर आ गया होगा डी ऑप्शन सर। यहाँ पे जो होगा यह बिल्कुल सही होगा, कांवर झील। यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन कांवर झील। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो कांवर झील है ये कहाँ पे जो है स्थित है, तो ये बिहार के जो बेगूसराय जिला है यहाँ पे जो है कांवर झील स्थित है। कौन सी गांव में स्थित है, तो मंझौली गांव में स्थित है। कौन से गांव में स्थित है, तो मंझौली गांव में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल कितना है, तो इस झील का जो क्षेत्रफल है 16 वर्ग किलोमीटर है, 16 वर्ग किलोमीटर है। ओके, और यह जो है सारे बताते हैं, यह एशिया की सबसे बड़ी झील जो है कौन सा झील है, तो गोखुर झील है। याद करना होगा आप सभी मित्रों साथियों को, एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, गोखुर झील है, जिसका निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। गोखुर झील का निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो गंडक नदी पर किया गया है। तो जरूर आप लोग को याद करना होगा। कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। कौन से गांव में, तो मंझौली गांव में है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 16 वर्ग किलोमीटर है। एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, गोखुर झील है, जो गंडक नदी पर इसका निर्माण किया गया है। यहाँ से इतने सारे प्रश्न बन गए। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 12। यहाँ पे जो 12 प्रश्न कर है कि बिहार की सबसे बड़ी जलवायु विभाग कौन सी है, उत्तरी बिहार, पश्चिमी बिहार, दक्षिणी बिहार और डी में पूर्वी बिहार। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है यह सही होगा। उत्तरी बिहार जो है यहाँ पे सबसे बड़ी जलवायु विभाग है, क्योंकि उत्तरी बिहार में अक्सर जो है वर्षा जो है होने लगती है और उत्तरी बिहार में हमेशा जो है बाढ़ आती रहती है। तो सबसे जलवायु जो विभाग है यह उत्तरी विभाग में ही स्थापित है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 13 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे है कि 1857 के विद्रोह की पटना में शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी, टेकरी नरेश, बी में बाबू कुंवर सिंह, सी में पीर अली और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, पीर अली। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है कि 1857 के जब विद्रोह हुआ था तो वहां से पटना में जब शुरुआत हुआ था इसका, तो उसका जो नेतृत्व करने वाले जो थे वो उनका नाम था पीर अली। ओके, आगे प्रश्न पे आते हैं 14 प्रश्न करे कि बिहार के किस जिले में केसरिया थिएटर स्थित है। बिहार के कौन सा ऐसा जिला है जहां पे केसरिया थिएटर स्थित है, पटना जिला है, अररिया है, मधुबनी है कि अरवल है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये सही हो रहा है, केसरिया थिएटर जो है ये पटना में स्थित है। ओके, ये जरूर याद कर लीजिएगा। आगे देखिए 15 प्रश्न, बहुत अच्छा ये प्रश्न आया है। 15 जो प्रश्न है कि बिहार के लोक नृत्य झूमर कहाँ पाया जाता है, मतलब कौन से बिहार में यह जो है झूमर होता है, नृत्य है, तो पूर्वी बिहार में, बी में मध्य बिहार में, पश्चिमी बिहार में कि उत्तरी बिहार में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, मध्य बिहार में होता है, क्योंकि झुमरी जो है बिहार का लोक नृत्य है। और यह कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, तो झूमर कहीं कहीं मिल जाता है आपको प्रश्न में और कहीं कहीं झुमरी भी लिखा रहता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि यह झूमर जो है बिहार का लोक नृत्य है और मिथिलांचल का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है साथियों, तो मिथिलांचल का लोक नृत्य है, मिथिलांचल का लोक नृत्य है। ओके, याद कर लीजिएगा आप लोग। और ये जो कब होता है, तो ये अश्विन महीने के बाद कार्तिक के जब साफ आसमान के साथ आता है झुमरी। यहाँ पे लोग जो है अपना झुमरी एक कह सकते हैं एक नृत्य है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 16 यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि किस एक्ट के द्वारा बिहार परिषद को समाप्त कर प्रांतीय सभा का गठन किया गया, कौन सा एक्ट पूछा गया, एक्ट का नाम है। तो ए ऑप्शन का है रेगुलेटिंग एक्ट, बी का है कि पिट्स इंडिया एक्ट, सी ऑप्शन चार्टर एक्ट और डी ऑप्शन का है कि चार्टर एक्ट। 2 बार यहाँ पे चार्टर एक्ट दिया गया है, तो इसको ऑप्शन को यहाँ पे खत्म कर दीजिए। इनमें से यहाँ पे डी में कर दीजिएगा, नन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो रहा है कि कौन सा ऐसा एक्ट है जहां पे बिहार परिषद को समाप्त कर प्रांतीय सभा का गठन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ऐसा एक्ट है जहां पे बिहार परिषद को समाप्त करके प्रांतीय सभा का गठन किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1773। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था, तो 1774।
चार्टर एक्ट कब अधिनियम लागू होता? 1793। ओके, सारे चीज का मैं आप लोग के सामने सब चीज विस्तार से बता देते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। प्रश्न भी यहाँ से जितने सारे मैं मोस्ट पॉइंटों को बताते हैं, प्रश्न अक्सर यहाँ से भी बनते रहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 17 प्रश्न कर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना है, गया है, मधेपुरा है कि पश्चिमी चंपारण है? तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया है तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी ऑप्शन से है पश्चिमी चंपारण जिला है, क्योंकि बिहार में 38 जिले हैं। ये तो आप लोगों को पता है कि बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिले में से पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे जो बड़ा जिला है वह है पश्चिमी चंपारण। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो ये भी याद करिएगा, इसका जो क्षेत्रफल है 5228 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5228 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या की बात करें तो ये सब जितना सारे मैं बता रहे हैं 2011 के अनुसार बता रहे हैं। 2011 के अनुसार जो है इसकी जो जनसंख्या थी 3,93,500 माफ कीजिएगा साथियों, यहाँ पे 3 लाख नहीं होकर लगभग कह सकते हैं 3 करोड़ का लीजिए। 3,93,00,000, हाँ 3,93,05,402 था। 5,042 इस चीज को ध्यान रखना होगा आपको। 3,93,000। ओहो माफ कीजिएगा साथियों, थोड़ा सा बोले थे कि तबीयत खराब है जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी हो रही है बोलने में, तो बुखार बहुत तेज है। तो 3 करोड़ याद कीजिएगा, 3,93,05,042 ये जो था वहाँ की जो जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। ओके, इतना अब क्लियर हो गया। 3,93,05,042। आगे प्रश्न पे आते हैं 18। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा लगा है। रात को मैं कई बार उल्टी कर दिए थे तो थोड़ा सा नाजुक है इस समय स्थिति। तो देखिए 18 प्रश्न का है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ए में दिया है 22 मार्च, बी में 1 अप्रैल, सी में 15 अगस्त और डी में 25 दिसंबर। तो आपको जरूर पता होगा कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, तो स्थापना दिवस यही होगा। तो 22 मार्च बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 19। यहाँ पे जो 19 प्रश्न कर रहा है कि किस मुगल शासक ने बिहार को सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाया था? कौन सा ऐसा शासक था? बाबर था, हुमायूं था, जहांगीर था कि अकबर था? तो अकबर यहाँ पे सही हो रहा है। अकबर जो है यहाँ पे सही हो रहा है। मुगल शासक था अकबर। यह बिहार को सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाया था और अकबर जो था बिहार को अपने राज्य में मिलाने वाला पहला मुगल शासक था। इस चीज को जरूर आप याद करिएगा। 20 प्रश्नों को देखिए। 20 प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना का आदर्श वाक्य क्या है? पटना का जो आदर्श वाक्य पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब बहुत अच्छा प्रश्न भी है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा तो एक कह रहा है कि कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास, बी कह रहा है कि शिक्षा शक्ति है, कार्रवाई में उत्कृष्टता और डी कह रहा है विज्ञान के सारथी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है कि जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है वहाँ पे पटना का जो आदर्श वाक्य था कि आप कड़ी मेहनत करिए और लगातार जो भी आपका प्रयास है उसको करते रहिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। द हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट एफर्ट, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है, कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास। आगे देखिए प्रश्न 21 का है। 21 प्रश्न है कि बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन का केंद्र कौन सा है? दरभंगा जिला है कि भागलपुर जिला है, किसी बेगूसराय है कि डी राजगीर है? तो साथियों ऑप्शन जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का केंद्र पूछा है तो जरूर आपके दिमाग में आना चाहिए कि भागलपुर जिला है। मैं पीछे के लेक्चर में ये सब सारे चीजों को अच्छे से बता चुके हैं। भागलपुर जो जिला है यह बिहार का रेशमी कपड़ा उत्पादक केंद्र माना जाता है और यहाँ पे भागलपुर जो है रेशम और टसर रेशम में भारत में भागलपुर बिहार के रेशम साड़ियों और अन्य कपड़ों की एक पारंपरिक शैली जो है भागलपुर जिला में है। और भागलपुर में कुछ रेशम उत्पादन केंद्र हैं। भागलपुर जिला में
कुछ रेशम उत्पादन केंद्र हैं। कौन कौन से रेशम उत्पादन केंद्र हैं? जैसे यहाँ पे कपड़ा और शिल्प, कपड़ा और शिल्प जो है यहाँ पे ये होता है कि शिल्प केंद्र है, कपड़ा और शिल्प केंद्र यहाँ पे है। इसके बाद कर सकते हैं बरहाम कच्चा रेशम का केंद्र है, बरहाम कच्चा रेशम का यहाँ पे केंद्र है। तो यहाँ पे बहुत सारी साड़ी जो है, साड़ी नाम की साड़ियाँ बनाने के लिए यहाँ पे भागलपुर जिला बहुत मशहूर है। यहाँ पे यह जो प्रजाति है रेशम, इसे बान्य रेशम कीट भी कहा जाता है, जहाँ के भारत के मूल निवासी भी होते हैं। तो इस चीज़ को आप जरूर याद करिएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 22 जो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी, मलिक इब्राहिम, सी कर है कि तारिक बिन जियाद और डी कर है अली मर्दन खलीज। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है बख्तियार खिलजी था, यह बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था, बख्तियार खिलजी। तुगलक और फिर मुगलों ने खिलजी का जब अनुसरण किया था तो वहाँ पे जो था बख्तियार खिलजी तुर्क अफगान सैन्य जनरल था, जो बिहार और बंगाल क्षेत्र की मुस्लिम विजय के नेता था। कौन? तो बख्तियार खिलजी कहाँ का नेता था? तो बिहार और बंगाल के। और उसने 1200 ईस्वी में बिहार पर कब्जा किया था। बिहार पर ये जो बख्तियार खिलजी था कब कब्जा किया था? तो 1200 ईस्वी में बिहार पर इसने कब्जा किया था। इसने उसे उस समय दिल्ली के दरबार में एक राजनीतिक पद पर सुरक्षित था। वह जब बिहार पर 1200 ईस्वी में कब्जा किया था तो वह जो था दिल्ली में एक राजनीतिक पद पर सुरक्षित था। उसी वर्ष उसने बंगाल पर भी अधिकार अपना कर लिया था। तो इस चीज़ को आप जरूर याद कीजिएगा। और वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई भी हुआ था, जिसमें कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी हुई थी। आगे देखिए प्रश्न आते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न कर है ए ऑप्शन। देखिए यहाँ पे साथियों कुछ यहाँ पे देखिए टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ये होना चाहिए पटना और डिहरी यहाँ पे होना चाहिए। 23 प्रश्न कर है कि महात्मा गांधी सेतु बिहार के किन दो शहरों को जोड़ता है? जो महात्मा गांधी है कौन से सेतु दो शहरों को जोड़ता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहा, पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। मैंने आप लोग को बताए थे पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। ठीक है, आगे देखिए 24 प्रश्न पे आते हैं। देखिए यही वाला सेतु है, पुल है। कह रहे हैं कि 24 प्रश्न की महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? 3750 मीटर, 4750 मीटर, 5750 मीटर की 6750 मीटर। तो महात्मा गांधी सेतु की जो लंबाई है 5750 मीटर है। कितना है? 5707 मीटर है। तो पटना से हाजीपुर यहाँ पे सही हो रहा है। और ये महात्मा गांधी जो सेतु पुल है पटना से वैशाली जिला को जोड़ते हुए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण की ओर बना एक पुल है और दुनिया का सबसे लंबा पुल और ये जो है यही है। इसकी लंबाई कह सकते हैं 5750 मीटर है। और ये जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन जो है 1982 ईस्वी में किए थे, 1982 में किया था। और इसका जो निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो गैमोन इंडिया लिमिटेड, इसका जो निर्माण था गैमोन इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ओके, उस समय आपको बता दी है कि उद्घाटन कौन से प्रधानमंत्री किए थे? श्रीमती इंदिरा गांधी 1982 में किए थे। आगे प्रश्न पे आते हैं 25 प्रश्न करें कि महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन कब हुआ था? 1992, 1982, 1972, 1962। तो अभी जस्ट आपको बताएं कि 1982 में, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है, 1982 में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन हुआ था और इसका निर्माण गैमोन इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न को देखिए 26 प्रश्न करें कि महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किसने किया था? तो ये जरूर आपको बता दी है कि जो भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उन्हीं के द्वारा जो है महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया था। आगे प्रश्न पे देखिए प्रश्न संख्या 27 यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि बिहार में प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु कब प्रकाशित हुआ था? 1892, 1882, 1872 की 1862।
तो बिहार में जब मीडिया की शुरुआत हुआ था 1872 में, सी ऑप्शन तो यहाँ पे सही हो रहा है, जरूर आप लोग को बताते हैं। जब बिहार में मीडिया का शुरुआत हुआ था 1872 में, तो वहाँ पे बिहार बंधु के साथ हुआ था, बिहार बंधु के साथ हुआ था 1872 में। बिहार बंधु जो थे बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र था। इसे केशवराम के शुरू किया था। इसके शुरू करने वाले कौन थे? तो इसको शुरू करने वाले थे केशवराम भट्ट। इनका नाम जरूर याद कीजिएगा, केशवराम भट्ट। समाचार पत्र बिहार बंधु शुरू करने वाले कौन थे? तो केशवराम भट्ट थे। और बिहार का जो पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वह कहाँ पे स्थापित है? रेडियो स्टेशन, ये भी याद करना होगा। रेडियो स्टेशन जो है समस्तीपुर जो जिला है साथियों, वहाँ पे स्थापित है। बिहार का जो सबसे पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वह समस्तीपुर जिला में स्थापित किया गया है। तो 1872 यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 28 प्रश्न कह रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले का पूछा गया है, पहले का भी है और अभी भी है, आपको जरूर बताएंगे। तो जे.जी. जेनिगन्स, बी करे कि B.H. जैक्सन, C.S. सुल्तान अहमद और डी करे कि स्टीवर्ट मैकफर्सन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन उस समय के अनुसार कर रहा है कि प्रथम कुलपति कौन थे, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जे.जी. जेनिगन्स। अब आपके मन में विचार होगा कि क्या सर ये जे.जी. जेनिगन्स है? नहीं, ये जे.जी. जेनिगन्स नहीं है। अभी जो पटना जो है इसके जो विश्वविद्यालय है इसके जो प्रथम कुलपति नहीं, अभी जो वर्तमान में कुलपति हैं ये उन्हीं का फिगर है। कौन है? तो आपके मैं जरूर बताऊंगा। पहले इनके बारे में अच्छे से समझ लीजिए, जे.जी. जेनिगन्स के बारे में। ये जो थे प्रथम कुलपति थे पटना विश्वविद्यालय के, जॉर्ज जे.जी. जेनिगन्स, ठीक है। वह उन दिनों बिहार, बंगाल और उड़ीसा के प्रशासनिक अधिकारी थे। कौन कौन सा जो है? बिहार का नाम आया, एक बंगाल का नाम आया, एक उड़ीसा का नाम आया। ये तीनों जो थे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे। कौन? तो जॉर्ज जे जेनिगन्स। ओके, अब यहाँ पे आता है कि जो पटना विश्वविद्यालय है ये जो है भारत में एक सार्वजनिक रूप राज्य विश्वविद्यालय है। इसकी जो पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुआ था। 1 अक्टूबर 1917 ईस्वी को ब्रिटिश राज्य के दौरान हुआ था पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। और ये जो है पटना जो विश्वविद्यालय है यह बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, मतलब पहला विश्वविद्यालय है। अब रही बात कि वर्तमान में जो है यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो बिहार जो पटना विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं वह बिहार के राज्यपाल होते हैं। और बिहार के जो यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनका जो है वर्तमान में गिरीश कुमार चौधरी हैं। कौन है? तो गिरीश कुमार चौधरी हैं। इनका नाम जरूर याद कीजिएगा, गिरीश कुमार चौधरी। पटना जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं अभी वर्तमान में वह है गिरीश कुमार चौधरी। और जो पटना विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं वह विश्वविद्यालय के मुख्य अधिकारी भी होते हैं। इस चीज़ को जरूर याद कीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 29 यहाँ पे प्रश्न करे कि बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद को, अनुग्रह नारायण सिन्हा, सुधीर कुमार श्रीवास्तव, विभास के यादव। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनका जन्म कब हुआ था ये भी आपको बताते हैं। 1887 में इनका जन्म हुआ था और 1957 में इनका मृत्यु हो गया था। जन्म आप जरूर याद कीजिएगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा का। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिज्ञ रहे थे। कौन? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा। और उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण जिले में सत्याग्रह में अपना महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया था। और वे आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से भी एक हैं। कौन? अनुग्रह नारायण सिन्हा। और इनकी लोकप्रियता को देखते हुए ये बिहार के विभूति के रूप में जाने जाते हैं। ओके, आगे प्रश्न पे आते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न का जिक्र अभी हमने किए हैं। देखिए जितने प्रश्नों का हम जिक्र कर रहे हैं वहाँ से सारे प्रश्न बनते जा रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? जस्ट अभी हम आपको बताएं, 1 अक्टूबर 1917 को पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1917 को। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 31 प्रश्न यहाँ पे करे कि पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना कब हुआ था?
मेडिकल कॉलेज एक बार आया, एक आया है दूसरा अस्पताल। तो 1905 में, 15 में, 25 में कि 35 में हुआ था। तो 1900 जो है यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, 25 में हुआ था। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना जो है 1925 में हुआ था। ठीक है, आगे प्रश्न पे आते हैं 32। यहाँ पे जो 32 प्रश्न का है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन करे कि ज्ञान सर्वोच्च लक्ष्य है, बी करे कि मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, सी करे कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, और सही दिशा में मार्गदर्शन, डी ऑप्शन करे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो आदर्श वाक्य है कि मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, हाँ 1903। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल से, लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट स्टेबिलिटीज, यहाँ पे ये सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 33। यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रश्न आ गया ये भी 33 कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना का आदर्श वाक्य क्या। अब प्रौद्योगिकी संस्थान का पूछा है। आविष्कार और नवाचार, ज्ञान सभी की भलाई के लिए है, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, जो ज्ञान की आकांक्षा करता है वह इसे प्राप्त करता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अनुसार जो पटना का आदर्श वाक्य है, जो ज्ञान की आकांक्षा करता है वह इसे प्राप्त करता है। वन हु एस्पायर्ड विजडम अटेंशन इन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। आइए 34 प्रश्नों को देखते हैं। 34 प्रश्न करें कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया का आदर्श वाक्य क्या है। सत्य की ही जीत होती है, ज्ञान विनम्रता से चमकता है, सी आप संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान है, डी सभी अच्छी घटनाओं के साक्षी बने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी ही सही हो रहा है, सभी अच्छी घटनाओं के साक्षी बने। भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया का जो आदर्श वाक्य है वह है कि सभी अच्छी घटनाओं के साक्षी बने। लेट ऑल बी विटनेस ऑफ ऑल गुड हैपनिंग। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 35 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे 35 प्रश्न करें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था। 2004, 2008, 2014 की 2016। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था 2014 में हुआ था। 2014 में हुआ था, क्योंकि जो है ये जो है हिस्टोरिकल सिटी है, राजगीर में स्थापित है नालंदा विश्वविद्यालय। 2014 में इसका स्थापना हुआ था। 36 प्रश्नों को देखिए। 36 प्रश्न का है कि बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है। 110 मीटर है, 130 मीटर है, 150 की 190। तो बिहार की जो औसत ऊंचाई है ऑप्शन सी सही है, 150 मीटर है। कितना ऊंचाई है? 150 मीटर है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 37। ये तो प्रश्न हमने जस्ट करा है कि पटना विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है, ये नहीं करा है। तो यहाँ पे अभ्यास और कठिनाइयों के माध्यम से ज्ञान बनाए रखना चाहिए। अच्छाई का उदय हर दिन होने दें। निश्चित रूप से ज्ञान की तरह इस दुनिया में कोई शोधक नहीं है, और सत्य की तलाश करने की इच्छा आपकी परिभाषित खोज होनी चाहिए। बहुत अच्छा ये प्रश्न है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। पटना विश्वविद्यालय का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आदर्श वाक्य है वह है सत्य की तलाश करने की इच्छा आपकी परिभाषित खोज होनी चाहिए। द डिजायर टू सीक द ट्रूथ शुड बी योर डिफाइंड क्विट्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इतने 37 प्रश्नों का ही लिए थे, आप लोग के सामने 37 प्रश्नों का जिक्र किए, अच्छे से बताएं। तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप यहाँ पे जुड़े हैं एक भाई के नाते, बहन के नाते, तो सारे हमारे जितने सारे साथी जुड़े हैं वह एक हमारे एक फैमिली के सदस्य बन गए हैं। और मेरी उनसे ढेर सारी शुभकामना है कि 2 महीना केवल बचा है। आप लोग अच्छे तरीक़ा से तैयारी कीजिए, और जो बीपीएससी के द्वारा जो 7 फेज का एग्जाम लिया जा रहा है वह हम लोग अच्छे तरीक़ा से उसमें सफलता हासिल करें। तो मेरा यही ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ जुड़ा है, तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जो है अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए।